हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन द वर्टिकल क्लासेस। मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है विच इज मेंटर्ड एंड बैकर्ड बाय ग्रेट आईएएस ऑफिसर्स एंड केएएस ऑफिसर्स। मैं आपको बताने जा रहा हूं ये जो वर्टिकल क्लासेस, आपको सिंपली करना क्या है, आपको गूगल स्टोर पे जाके आपको वहां पे राइट करना है वर्टिकल क्लासेस। ऐप को डाउनलोड करके आप इस चीज का लाभ उठा सकते हैं। और मैं आपको बताने जा रहा हूं, माय नेम इज डॉक्टर आसिफ अली नाइकू। मैंने पीजी सोशलॉजी में किया है। आल्सो आई हैव गॉट एमफिल इन सोशलॉजी। मैंने डॉक्टरेट भी सोशलॉजी में किया है। मैं नेशनल लेवल यंग सोशल साइंटिस्ट रह चुका हूं। 6 साल की एक्सपीरियंस है इन डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और अगर आप सिंपली मेरा नाम गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको मेरी कंट्रीब्यूशन उस पर नजर आएंगी। और मैं आपको बताने जा रहा हूं आज के इस सेशन में, आज से हम क्या करने जा रहे हैं, जो सुपरवाइजर पोस्ट है, जो फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज कराने जा रहे हैं। इसमें हम मोर देन 70 टेस्ट सीरीज कराएंगे और आपको कम से कम 3000 एमसीक्यूज हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेकिन आपको करना क्या है, सिंपली फिर से एक बार मैं कहता हूं आपको गूगल स्टोर पे जाके वर्टिकल क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके इसका लाभ उठा सकते हैं। और मैं आपको बताने जा रहा हूं, हम जो यहां पे टेस्ट सीरीज ले आए हैं ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाया है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस चीज का लाभ मिले। और मैं आपको 100% एश्योरेंस के साथ कहता हूं कि 90% से ज्यादा आपको इसी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आई होप आप क्या करेंगे, आप पूरे एक्टिव रहेंगे, पूरे सेशंस को आप अटेंड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेशन को, जो हमारा पहला इसमें टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला क्वेश्चन जो इसमें है, द वर्ड सोशियस इन सोशलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। देखो, द वर्ड सोशियस इन सोशलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम किससे निकला है? इसका जो ऑप्शन है वो है लैटिन। अब मैं इसको थोड़ा डिफाइन करके आपको समझाता हूं। देखो, सोशलॉजी वर्ड निकला है सोशियस एंड लॉगस से। सोशियस एंड लॉगस से। सोशियस जो वर्ड है वो निकला है लैटिन से, और लॉगस वर्ड निकला है ग्रीक वर्ड से। देखो, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेकिन हमने सर से पढ़ा लैटिन, तो यहां पे अगर वहां पे लॉजी लिखा होगा तो इस पे ग्रीक ऑप्शन आएगा। तो वहां पे आपको इस चीज को दिमाग में रखना है कि सोशियस पार्ट आएगा तो इट मीन्स ए लैटिन वर्ड से भी निकला है, लैटिन वर्ड से निकला है। लॉगस वाला पार्ट जो है ग्रीक वर्ड से निकला है। तो सोशियस का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कंपेनियन या सोसाइटी आप बोलो। लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो हम सिंपली कहते हैं सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो इसीलिए हमने बोला कि द वर्ड सोशियस वाला जो पार्ट है वो लैटिन वर्ड से निकला है। अब हम सीधे दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहां पे, द टू मेन रेवोल्यूशंस which changed the course of social order and thereby led to the development of sociology as a branch of social science। देखो, कौन से ऐसे दो रेवोल्यूशंस है जिन्होंने हमारे समाज के अंदर पूरा एक सोशल ऑर्डर चेंज किया और लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। देखो क्या है इसमें, आप हमारे 4 ऑप्शंस है, रशियन रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दूसरा हमारा है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन। तीसरा हमारा है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वो क्या होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था फ्रांस में 1789 में। कभी आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया, वजूद में आया। हमने बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो 1789 में वजूद में आया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो वो 18th सेंचुरी में आया यूरोप में। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, इट इज एक्चुअली अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। फ्रांस के लोगों ने बोला अब बादशाह का बेटा ही बादशाह नहीं बनेगा, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू कास्ट द वोट्स, ऑन कास्टिंग वोट्स वी आर गोइंग टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव। अपनी मर्जी से अपने हुक्मरान को चुनेंगे, तभी हमारी जाके यहां पे क्या होगा, डेवलपमेंट आएगा। इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंसानों का काम मशीनों ने करना शुरू कर दिया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली। तो इस तरीके से क्या है कि हमारे पूरे वर्ल्ड का एक नया सोशल ऑर्डर आया। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अब सबने सुना होगा फादर ऑफ सोशियोलॉजी हम अगस्ट कॉम को ही कहते हैं। क्यों? देखो, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हम अगस्ट कॉम को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो अगस्ट कॉम है, इन्होंने क्या किया कि सोसाइटी को एज अ साइंस हमारे सामने ले आए।
जैसे आप इसका पॉजिटिविज्म वगैरह पढ़ते हो। देखो मैं आपको और एक चीज बताने जा रहा हूं। अगस्त कॉम से पहले एक अरब के एक स्कॉलर आए थे, इब्न खिल्दून उनका नाम था। इनकी भी ग्रेट कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी में, बट फादर ऑफ सोशियोलॉजी हम किसको मानते हैं? हम अगस्त कॉम को ही मानते हैं। क्यों हम अगस्त कॉम को फादर ऑफ सोशियोलॉजी मानते हैं? क्योंकि उन्होंने सोशियोलॉजी को हमारे एकेडमिक्स में लाया। इन्होंने सोशियोलॉजी को साइंस मतलब एज अ साइंस हमारे सामने ले आया, ताकि लोगों को जब हम साइंस की बात करते हैं इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल, जो नॉलेज से भरा हुआ होता है, जिसके पीछे कोई लॉजिक होता है, तब ही जाके लोग उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद क्या है हमारा चौथा क्वेश्चन है, हु रोट द बुक कोर्स डी फिलॉसफी पॉजिटिव? ये जो बुक है ये लिखी है अगस्त कॉम ने ही। वो क्या होता है कोर्स डी फिलॉसफी पॉजिटिव? जो उसकी फेमस बुक है पॉजिटिव फिलॉसफी। पॉजिटिव फिलॉसफी इनकी एक फेमस बुक है, पॉजिटिव फिलॉसफी या कोर्स डी फिलॉसफी पॉजिटिव आप बोलो। ये उन्होंने 6 वॉल्यूम्स में पब्लिश की, 6 वॉल्यूम्स में पब्लिश की। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। इसके बाद हम और एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द करंट ऑफ थॉट विच एम्फसाइजेस ऑन सोशल कॉन्शियसनेस। देखो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है पॉजिटिविज्म। वो क्या होता है? द करंट ऑफ थॉट विच एम्फसाइजेस ऑन सोशल कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल इसमें सबसे पहला हमारा ऑप्शन है पॉजिटिविज्म, दूसरा है ह्यूमैनिटेरिज्म, तीसरा हमारा है एवोल्यूशनिज्म और चौथा है फंक्शनलिज्म। देखो जब हम बात करते हैं सोशल कॉन्शियसनेस के बारे में, वो होता है जब हम समाज के बारे में एक सही सोच रखते हैं, जब हम समाज के बारे में सोशल वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ठीक है, तो ये जो करंट ऑफ थॉट विच एम्फसाइजेस ऑन सोशल कॉन्शियसनेस, इसका जो आंसर है वो ह्यूमैनिटेरियनिज्म। वो क्या होता है? जब हम सोशल प्रोग्रेस की बात करेंगे, सोशल प्रोग्रेस की बात करेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियनिज्म। इसके बाद हमारा और एक क्वेश्चन है, द 5 thinkers often regarded as pioneers of founding father of sociology। हमारी सोशियोलॉजी के अंदर कौन से ऐसे 5 सोशियोलॉजिस्ट्स हैं who are considered as the great intellectuals, as considered as the great pioneers of founding father of sociology, जिन्होंने सोशियोलॉजी को वजूद में लाया, जिन्होंने सोशियोलॉजी की पहचान पूरी दुनिया में इसकी पहचान बना ली। देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगस्ट कॉम है, इमानुएल डुर्कहीम है, मोरिस जिन्सबर्ग है, F.H. गिडिंगस है, रॉबर्ट स्पेंसर है। इसी तरीके से आप इसमें देखोगे। देखो अब हम इसमें देखते हैं कि कौन से ऐसे 5 है जो हमारे ग्रेट पायनियर्स ऑफ सोशियोलॉजी हैं। सबसे पहले हमारे अगस्ट कॉम आ जाते हैं, इमानुएल डुर्कहीम भी आ जाते हैं, इसमें मैक्स वेबर आ जाते हैं, कार्ल मार्क्स आ जाते हैं, रॉबर्ट स्पेंसर आते हैं। अगर आप देखोगे अगस्ट कॉम ने जैसे पॉजिटिविज्म के बारे में इन्होंने बताया, इसी तरीके से रॉबर्ट स्पेंसर एवोल्यूशनिज्म के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, तो इसी तरीके से वेबर डिवीजन ऑफ लेबर वगैरह। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो 5 हमारे सोशियोलॉजिस्ट्स हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज द पायनियर्स ऑफ फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इसके बाद हमारा और एक 7th क्वेश्चन आता है, हु हैज रिटन द फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। अब हमारे पास यहां पे हमारा जो 7th क्वेश्चन है कि किसने प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी लिखी है। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी लिखी है रॉबर्ट हर्बर्ट स्पेंसर। इनका जो पूरा नाम है रॉबर्ट हर्बर्ट स्पेंसर। रॉबर्ट हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। एक्चुअली रॉबर्ट स्पेंसर क्या थे कि इनको मॉडर्न टाइम का एक ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट माना जाता था। इनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी में। तो इन्होंने इस प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी को पब्लिश किया 2 वॉल्यूम्स में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है। हमारा 8th क्वेश्चन है, हु सेड द टास्क ऑफ सोशल साइंटिस्ट वाज नॉट मेयरली टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड हाउएवर इट वाज टू चेंज इट। वो क्या होता है, सोशल साइंटिस्ट का मकसद ये नहीं होता है कि वर्ल्ड को
हम किस तरीके से सोसाइटी को डिस्क्राइब करेंगे या वर्ल्ड को डिस्क्राइब करेंगे, बट हाउ एवर इट वॉज टू चेंज, हम दुनिया को कैसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब क्या होता है कि हम दुनिया के अंदर चेंजेस कैसे लाएंगे, हम सोसाइटी के अंदर प्रोग्रेस कैसे लाएंगे। तो अब हम इस चीज को समझते हैं कि क्या है ये। देखो इसका जो आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन है, अगस्ट कॉम है, मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स है, आर बर्डिस्ट है। The task of social scientist was not merely to describe the world, however it was to change it। इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाता है अगस्ट कॉम। 1 मिनट। सॉरी, इसका जो आंसर है वो है हमारे कार्ल मार्क्स। देखो, द टास्क ऑफ सोशल साइंटिस्ट वाज नॉट मेयरली टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड, हाउएवर इट वाज टू चेंज इट। इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही बताया कि हम दुनिया को कैसे चेंज करेंगे। जैसे देखो, जैसे इनकी एक थ्योरी है, जैसे आपने कैपिटलिज्म वगैरह इसका पढ़ा ही होगा, कैपिटलिज्म वगैरह आपने इसका पढ़ा होगा। जैसे इसमें इन्होंने 2 क्लासेस के बारे में ज्यादा वहां पे बताया है, बुर्जियोसीज एंड प्रोलिटेरिएट। बुर्जियोसीज एंड प्रोलिटेरिएट। देखो इसमें क्या है, बुर्जियोसीज क्या होते थे, जिनको हम बोलते थे हैव्स, एंड प्रोलिटेरिएट को बोलते थे हैव नॉट्स। बुर्जियोसीज क्या होते थे, इनके पास बड़ा पावर था, अथॉरिटी होती थी, और प्रोलिटेरिएट को क्या करते थे, इनको ये एक्सप्लॉइट करते थे। लेकिन जब ये लोग प्रोटेस्ट पे आ गए तो ऑटोमेटिकली जब ये प्रोटेस्ट पे आ गए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मजबूर किया बुर्जियोसीज को, ताकि उनके अपने राइट्स मिले। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे, 1 मिनट, जैसे हमारा क्वेश्चन था, द टास्क ऑफ सोशल साइंटिस्ट वाज नॉट मेयरली टू डिस्क्राइब, बस वर्ल्ड को डिस्क्राइब नहीं करना होता, हाउ इट वाज टू चेंज, हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें रेवोल्यूशन आया तो ऑटोमेटिकली इनकी सोशल पोजीशन बेहतर हुई, तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स को ये दिया जाता है। इसके बाद हमारा और एक क्वेश्चन है, विच सोशोलॉजिस्ट हैड एन अप्रोच कंट्ररी टू दैट ऑफ इमानुएल दुर्कheim who emphasized on individual as basic unit of sociology। इसके बाद क्या है कि अब हम बताने जा रहे हैं सोशोलॉजिस्ट कंट्ररी टू इमानुएल दुर्कheim कौन से हैं। देखो, इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा मैक्स वेबर, क्योंकि जैसे हम बात करने जा रहे हैं, विच सोशोलॉजिस्ट हैड एन अप्रोच कंट्ररी टू दैट ऑफ इमानुएल दुर्कheim। इमानुएल दुर्कheim का कंट्रास्ट अक्सर किससे होता था, मैक्स वेबर के साथ होता था। क्यों होता था, क्योंकि ये जो दुर्कheim हु एम्फसाइज्ड ऑन इंडिविजुअल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोशियोलॉजी, दुर्कheim क्या कहते थे, सॉरी, विच सोशोलॉजिस्ट हैड एन अप्रोच कंट्ररी टू दैट ऑफ इमानुएल दुर्कheim हु एम्फसाइज्ड ऑन इंडिविजुअल एज बेसिक यूनिट ऑफ सोशियोलॉजी। मैक्स वेबर कहते थे कि इंडिविजुअल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोशियोलॉजी, लेकिन इमानुएल दुर्कheim क्या कहते थे, इसके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे हमारा कल्चर है, हमारे नॉर्म्स है, रिचुअल्स है, कस्टम्स, ये मिलजुल के हमारे सोशियोलॉजी को, सोसाइटी को बनाते हैं। तो दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो है हमारा मैक्स वेबर। इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन आ जाता है, इन इंडिया सोशियोलॉजी गेन्ड मोमेंटम ड्यू टू 2 माउथ पीसेस। देखो, हमारे इंडिया के अंदर सोशियोलॉजी ने किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाई, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहला हमारा ऑप्शन है वो कौन से ऐसे 2 मोमेंट्स है, ठीक है, जैसे सोशियोलॉजिकल बुलेटिन और वी कैन से जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज। दूसरा हमारा ऑप्शन है सोशियोलॉजिकल बुलेटिन द पायनियर। तीसरा हमारा है जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज द ट्रिब्यून। तीसरा हमारा है केसरी बंगाल गैजेट। इसका जो हमारा आंसर है, 1 मिनट, इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा सोशियोलॉजिकल बुलेटिन एंड जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, क्योंकि इसकी एक महत्वपूर्ण जगह ली है हमारे जीएस गुरे ने। जीएस गुरे की कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा है। ही वॉज एन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें हेल्प की। ये जो दो जर्नल्स हैं, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन एंड जर्नल ऑफ सोशल साइंस, इनमें इन्होंने इसकी हेल्प की ताकि लोगों को फ़ायदा मिले। इसमें जो हमारे सोशल इश्यूज़ वगैरह जो भी होते थे वो उनको पब्लिश करते थे, इनकी हेल्प करते थे जीएस गुरे। तो ऑटोमेटिकली इससे क्या हुआ कि गेन्ड मोमेंटम ड्यू टू दीज टू माउथ पीसेस। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं हमारे 11th क्वेश्चन की। देखो अब यहां पे बात करते हैं, हु डिफाइंड सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशनशिप टू मैन। इसका जो हमारा आंसर है 1 मिनट, हु डिफाइंड सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशनशिप टू मैन। इसका जो हमारा ऑप्शन है, सबसे पहले हमारा मार्शल जोन्स है, दूसरा हमारा एफ.एच. गिडिंगस है, तीसरा हमारा इम्बलियन है और चौथा हमारा हावर्ड पी बेकर है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है मार्शल जोन्स। मार्शल जोन्स ने क्या बोला है कि द स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशनशिप टू मैन। जब एक इंसान आपस में क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो तभी हम क्या करते हैं, जब हम इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे का पता चलता है। तो इस तरीके से हमें सोसाइटी के बारे में पूरा पता चलता है, क्योंकि जब हम सोसाइटी को रीड करते हैं तो इसका मतलब ही होता है सोशियोलॉजी। अब हमारा 12th क्वेश्चन है, हु आर्ग्यूड दैट सोसाइटी हैज ए प्राइमेसी ओवर इंडिविजुअल पर्सन। हु आर्ग्यूड, किसने यह बताया है कि सोसाइटी हैज ए प्राइमेसी ओवर इंडिविजुअल पर्सन, कि एक इंसान के ऊपर एक कंट्रोल होता है। ये किसने हमारे सामने ले आए हैं कि किसके ऊपर कंट्रोल होता है। हमारे बहुत सारे इसमें सोशलॉजिस्ट्स हैं, जैसे इसमें हमारा जो आंसर है वो हमारा इमाइल दुर्कीम है, क्योंकि इमाइल दुर्कीम ने बताया है कि ये जो इंडिविजुअल होता है, सोसाइटी ही इसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट बनता है, कंट्रोल करता है इसको, इसकी एक्शंस को, इसके बिहेवियर को। मेरे कहने का मतलब क्या है, इमाइल दुर्कीम क्या होते हैं, इमाइल दुर्कीम ने बताया कि जो सोसाइटी होती है वो एक इंसान को कंट्रोल में रखती है, इसके सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, इसके बिहेवियर को कंट्रोल करता है, इसके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। दैट्स व्हाई वी से इसका जो आंसर है इमाइल दुर्कीम है। अब हमारा 13th क्वेश्चन है, विच सोशियोलॉजिस्ट यूज द टर्म एलिनेशन। एलिनेशन का टॉपिक हमें किसने दिया है। देखो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं, कार्ल मार्क्स है, जेस मिल है, जेन एडम्स है, पीटर एबल है, लेकिन इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। एलिनेशन का कंसेप्ट हमारे सामने कार्ल मार्क्स ले आए हैं। कार्ल मार्क्स ने ही एलिनेशन के बारे में बताया। एलिनेशन क्या होता है, एलिनेशन का मतलब होता है पावरलेसनेस। तो इसने एनॉमी वगैरह का भी कंसेप्ट दिया है इसमें। जब इंसान एलिनेशन का शिकार हो जाता है, एनॉमी का शिकार हो जाता है, तो उसको लगता है दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो एलिनेशन का जो कंसेप्ट दिया है कार्ल मार्क्स ने दिया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, विच सोशोलॉजिस्ट एम्फसाइज्ड ऑन ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी एंड सोशल कंस्ट्रेंट। हमारे सामने है कार्ल मार्क्स, एरिक एंडरसन है, इमाइल दुर्कीम है, रॉबर्ट कूली है। कौन से ऐसे सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने किसके बारे में बताया है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के बारे में। इसका जो श्रेय है वो जाता है इमाइल दुर्कीम ने बताया है। इन्होंने बताया है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी और मैकेनिकल सॉलिडेरिटी भी इन्होंने बताया है। देखो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी इन्होंने बताया है। अब वो क्या होता है, अब थोड़ा बहुत इस पे हम उसको डिफाइन करते हैं। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी क्या होती है और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी क्या होती है। 1 सेकेंड। देखो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी वो सॉलिडेरिटी है जो हम स्मॉल सोसाइटीज में होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम गांव में रहते हैं, गांव में क्या करते हैं, लोगों के बीच एक जो इंटरेक्शन है, काफी स्ट्रांग बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो लोगों के बीच काफी प्यार मोहब्बत रहता है, मिलजुल के रहते हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी होती है जो हमारी मॉडर्न सोसाइटीज होती है, एडवांस्ड सोसाइटी होती है। वहां पे क्या लोगों के बीच एक इम्पर्सनल रिलेशनशिप होती है,
गांव में होता है कि हम सबको आपस में जानते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, कल्चर शेयर करते हैं, एक जैसा हमारा जो कल्चर होता है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या होती है, जैसे शहरों में क्या होता है कि पड़ोसी क्या करता है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, इम्पर्सनल रिलेशनशिप होती है। तो वो जो यकजहती होती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ये दिया है हमारे सामने इमाइल दुर्कहीम ने, जैसे उनकी फेमस बुक है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ। हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किस चीज से बना है? नॉर्म्स एंड वैल्यूज, एसोसिएशन एंड सोसाइटी, फैमिली एंड किनशिप, ह्यूमन एक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। इसका जो सही आंसर है वो है नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ठीक है, देखो क्या है हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो क्या है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं। इसी से क्या होता है कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर बनता है। सॉरी, इसका जो आंसर है वो है हमारा ह्यूमन एक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। देखो हमारे सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स एंड वैल्यूज भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं, एसोसिएशन एंड सोसाइटी भी काफी महत्वपूर्ण, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो हमारा ह्यूमन एक्शंस एंड रिलेशनशिप्स होती है। देखो जब हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, हम सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे, सोसाइटी को कैसे स्टेबल रखते हैं, सोसाइटी को कैसे स्टेबल रखते हैं। जैसे हमारी बॉडी होती है, मैं आपको समझाऊंगा सोशल स्ट्रक्चर कैसे एक हमारा सोशल स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, अगर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर कोई तकलीफ होती है तो हमारी पूरी जो बॉडी है वो अनस्टेबल हो जाती है। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन अपना सही काम करेगा तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो स्टेबल पोजीशन में रहेगी। तो दैट्स वाई हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये जो सोशल स्ट्रक्चर हमारी सोसाइटी का बना होता है, इट इज ह्यूमन एक्शन, लोग किस तरीके से काम करते हैं, एंड रिलेशनशिप्स, जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनका अपना रोल होता है। हर एक इंस्टीट्यूट सही काम करेगा तो हमारी सोसाइटी आगे ग्रो करेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ह्यूमन एक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। इसके बाद हमारा 16th क्वेश्चन है, ए फंक्शनलिस्ट व्यू uses which term to explain situations where women would prefer not to claim property rights in their natal home। कौन सा ऐसा फंक्शनलिस्ट व्यू है जो हमें एक्सप्लेन करता है ऐसी सिचुएशन को जहां पे वुमेन शी विल नॉट क्लेम प्रॉपर्टी राइट्स इन देयर नेटल होम। नेटल होम वो होता है जहां पे किसी की पैदाइश होती है। अब यहां पे एकोमोडेशन, एडॉप्टेशन, म्यूटेशन एंड एलिनेशन। देखो एकोमोडेशन क्या होता है, जब हम एक दूसरे के साथ एकोमोडेट करते हैं। एडॉप्टेशन क्या होता है, किसी चीज को एडॉप्ट करना, जिंदगी के तरीके सीखना। हम किस सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के साथ हम अडॉप्टेशन सीखते हैं ड्यू टू सोशलाइजेशन, किस तरीके से रहना, किस तरीके से बात करनी है। म्यूटेशन होती है, एलिनेशन होती है। ठीक है, तो लेकिन सबसे यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है एकोमोडेशन। जब हम कहीं पे एकोमोडेट करते हैं, किसी पोजीशन में आके एकोमोडेट करते हैं, तो ये जो फंक्शनलिस्ट व्यू इन्होंने इसी टर्म को इस्तेमाल किया है, एकोमोडेशन को। अब हमारा 17th क्वेश्चन है, सम सी सोशल वर्ल्ड बेसिकली स्टेबल एंड ऑनगोइंग यूनिटी, दे आर इंप्रेस्ड विद द एंडोरेंस ऑफ द फैमिली एंड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, दिस रिप्रेजेंट्स विच पर्सपेक्टिव। देखो सम सी सोशल वर्ल्ड बेसिकली स्टेबल एंड ऑनगोइंग। स्टेबल एंड ऑनगोइंग कैसे रह सकता है कोई चीज, अभी मैं बात कर रहा था हमारी बॉडी स्टेबल कैसे रहेगी, जब हमारी बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन सही से फंक्शन करेगा। अगर हमारे पैर में तकलीफ होगी तो हमारी बॉडी पूरी अनस्टेबल हो जाती है। तो इसी तरीके से सम सी सोशल वर्ल्ड बेसिकली स्टेबल एंड ऑनगोइंग यूनिटी, इस तरीके से हमें पता चलता है। देखो ये क्या है, ये इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है, ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, नन ऑफ दीज। ये हमारा है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमारा जो सोशल वर्ल्ड है ये स्टेबल तभी रहेगा जब यहाँ पे हर एक ऑर्गन और हर एक इंस्टीट्यूट क्या करेगा, प्रॉपर फंक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंस्टीट्यूट जैसे हमारे स्कूल्स हैं, हमारा पुलिस है, हमारी फैमिली है, जब हर एक अपना काम सही तरीके से करेगा तो ऑटोमेटिकली इससे हमारे समाज के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो दैट्स व्हाई वी से इट इज ए फंक्शनलिस्ट व्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पे बात करते हैं, हमारा 18th क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ ट्रीज। देखो सबसे पहला हमारा आ जाता है स्टडी ऑफ सोसाइटी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया सोशियोलॉजी है ही जब हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं। इसका सही आंसर यही है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल अलग होता है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ ट्रीज जिसको हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ सोसाइटी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है, जैसे मैंने बताया कि सोशियोलॉजी वर्ड सोशस एंड लॉगस से निकला है, सोशस वर्ड लैटिन से निकला है, लॉगस से ग्रीक वर्ड निकला है, ग्रीक वर्ड से लॉगस निकला है, तो इसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं। हु सेड सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशनशिप, द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप वी कॉल सोसाइटी। देखो कौन से ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हमारे हैं जिन्होंने बताया सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशनशिप्स, या वी कैन से द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप वी कॉल सोसाइटी। इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा मैककेवर एंड पेज, क्योंकि इन्होंने ही बताया है कि सोसाइटी इज ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो क्या होता है, सोसाइटी इज ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। देखो क्या है सोशल रिलेशनशिप, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है। जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, हम सोसाइटी के अंदर हमारी एक ही रिलेशन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बात कर रहा हूं एज ए टीचर, अपने फ्रेंड्स के साथ एज अ फ्रेंड, अपनी फैमिली के साथ एज अ फैमिली मेंबर, अपने प्लेमेट्स के साथ एज अ प्लेमेट। तो इस तरीके से हमारे बीच क्या रहता है, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप रहता है। बंदा एक ही है लेकिन इसका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है रिलेशनशिप्स का। कोई दादा होता है, कोई नाना होता है, कोई मम्मी होती है, कोई पापा होता है, कोई भाई होता है, कोई बहन होती है, कोई हमारा नेबर होता है, कोई हमारा दोस्त होता है। तो इस चीज को क्या बोला है मैककेवर पेज ने, सोशल रिलेशन द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप वी कॉल्ड सोसाइटी। इस तरीके से जब हम सोसाइटी में रहते हैं, एक इंसान जब हमारे बीच रिश्ते रहते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं हम द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने 20th क्वेश्चन की। Who was the person who translated Auguste Comte's writing from French to English and is introducing sociology to English speaking scholars? देखो कौन से ऐसे वो शख्स थे who translated Auguste Comte's writing, जो अगस्ट कॉम्ट ने की जो राइटिंग्स है उसको किसमें from French to English, इसको क्या किया इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। इसका जो आंसर है वो है एच मार्टिनो। इसमें जैसे हमारे गिडिंग्स है, कूली है, व्लेस है, लेकिन इसका जो सही आंसर हमारा है वो है एच मार्टिनो। अब आगे बढ़ते हैं। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पब्लिश्ड हिज फर्स्ट सोशियोलॉजिकल स्टडी नेमली मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। कौन से ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जिन्होंने क्या लिखी है, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। देखो आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास, डीएन मजमूदार। देखो इसका जो आंसर है वो है एमएन श्रीनिवास। एमएन श्रीनिवास ने तो लिखी ही है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपने पढ़ा होगा संस्कृताइजेशन के बारे में, संस्कृताइजेशन के बारे में, एमएन श्रीनिवास का उन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन, एक मिनट, देखो इनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है। जैसे इन्होंने संस्कृताइजेशन को हमारे सामने ले आए। संस्कृताइजेशन में क्या इन्होंने बताया, शाबाश, संस्कृताइजेशन भी इसी मैसूर में, एक्चुअली कर्नाटका जो है, कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मैसूर। मैसूर में एक विलेज है जिसका नाम है रामपुरा। रामपुरा, यहां पे उन्होंने फील्ड वर्क की, यहां पे इन्होंने फील्ड वर्क की और इसके बेस पे इन्होंने देखा कि किस तरीके से उनका कल्चर है, वो लोग किस तरीके से बात करते हैं, वो किस तरीके से उनके जो रिचुअल्स हैं, जिसमें उन्होंने संस्कृताइजेशन का टॉपिक वहां पे वजूद में लाया। संस्कृताइजेशन क्या है, जब छोटे जो तबके के लोग होते हैं, छोटी कास्ट के जो लोग थे, वो क्या करते थे, इमिटेट करते थे हायर कास्ट्स को। जैसे उन्होंने ब्राह्मणस, क्षत्रियाज, वैश्याज और शूद्राज के बारे में बताया था। ब्राह्मणों को टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया था, शूद्राज को, क्षत्रियाज को दूसरे नंबर पे, वैश्याज को थर्ड नंबर पे, शूद्राज को चौथे नंबर पे।
ये भी आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है, जैसे एम एन श्रीनिवास ने तो मैरिज एंड फैमिली मैसो लिखी ही है, लेकिन संस्कृताइजेशन का टॉपिक भी किसने, एम एन श्रीनिवास ने ही दिया। ये भी इनकी जो स्टडी फाइंडिंग है ये भी मैसूर में ही हुई। तो मैसूर में इन्होंने मैरिज एंड फैमिली तो लिखी ही है। दूसरा क्या है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, ये भी और एक इनकी टेक्स्ट बुक है जिसपे इन्होंने संस्कृताइजेशन के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। तो ये था हमारा 21। अब हमारा है whose work is sociology published in 1908, विलियम वाइट, डेविड पियपोनी एंड जॉर्ज सिमेल। कौन से ऐसे हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी को पब्लिश किया है 1908 में? इसका जो हमारा आंसर है वो है जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल ने ही सोशियोलॉजी को पब्लिश किया है 1908 में। इसके बाद हमारा 23rd क्वेश्चन है, Who said society is the complex of organized association and institution within the community? कौन से ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि सोसाइटी इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन विद इन द कम्युनिटी? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है, जैसे टी पैरसन है, एफ एच गिडिंगस है, मैक्स वेबर है, इसका जो सही आंसर है वो है जी डी एच कोल। ठीक है, इन्होंने बताया कि सोसाइटी इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद इन द ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन होता है जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर अपने अपने इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे हमारे स्कूल्स होते हैं, हमारा पुलिस होता है, हमारी फैमिली होती है, लॉ होता है। ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं। हर एक इंस्टीट्यूशन क्या होता है, अपने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपना काम करता है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? सोसाइटी इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन। इसी तरीके से हमारे समाज के अंदर चाहे फैमिली, फादर हो, मदर हो, हर एक को अपना अपना काम दिया गया है, हर एक का अपना रोल होता है, हर एक की अपनी पहचान होती है, हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। इसी तरीके से अगर हम सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना अपना मुद्दा मकसद होता है, अपने काम होते हैं, अपना जो उनका रोल होता है। तो इस तरीके का हम बोलते हैं सोसाइटी इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद इन द कम्युनिटी। इसके बाद हमारा 24th क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी रिवील्स दैट इट इज ए। बहुत सारी डिफिनेशंस हमने सोशियोलॉजी की पढ़ी है, लेकिन वो उनकी मेन मैसेज क्या है, क्या बताते हैं वो सोशियोलॉजी अक्सर में है क्या? द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, द साइंस ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशन। देखो, द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशन, बिल्कुल जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, हम सोशल रिलेशनशिप उसको ही इसमें डिफाइन करते हैं। हम सोसाइटी में कैसे रहते हैं, किस तरीके से रिलेशनशिप्स को डेवलप करते हैं, किस तरीके से सोशल सॉलिडारिटी को मेंटेन करते हैं। साइंस ऑफ सोसाइटी भी है, क्योंकि हम सोसाइटी को रीड करते हैं, सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, डिफाइन करते हैं। द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, हम इसके अंदर अलग अलग रिलेशनशिप्स को भी डेवलप करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और बताते हैं किस तरीके की हमारी सोशल रिलेशनशिप डेवलप होती है, क्या क्या फॉर्म्स है उसकी। तो इसका जो सही आंसर है, इट मीन्स कि सारे आंसर हैं ठीक, ऑल ऑफ द अबव। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, Who of the following has said that socialization is the process of developing group responsibility? देखो, कौन से ऐसे Who has following said, कौन से ऐसे सोशलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बताया सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी? सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे क्या डेवलप हो जाती है, जिससे हमारे समाज के अंदर ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। देखो, इसका जो आंसर है वो आ जाता है हमारा, जैसे मैक्लेवर है, सीसी नॉर्थ हैं, बुगार्डस हैं, सी एच कूली हैं। इसका जो सही आंसर है वो है बुगार्डस। ठीक है, इन्होंने बताया सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस डेवलपिंग ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इन्होंने ही बताया कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि हम ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, जैसे एक समाज के अंदर जब हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं, सोशलाइजेशन होता है जब हम सोसाइटी के नॉर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं, सोसाइटी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, सोसाइटी के रिचुअल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, सोसाइटी के फेस्टिवल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसी समाज के अंदर जब हम ये चीजें सीखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाता है ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी।
जब हम समाज के अंदर सोशलाइज हो जाते हैं तो हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं। तो जब हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं तो ऑटोमेटिकली इसी का मतलब है सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम एज ए कौम आगे बढ़ते हैं, एज ए ग्रुप आगे बढ़ते हैं, हम अपनी एसोसिएशंस बनाते हैं, अपनी कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो है बुगाडस। होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। और मैं फिर से आपको एक बार कहता हूं कि आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहे, आपको पूरा फायदा मिलेगा। हम 101% आपको एश्योरेंस देते हैं। हमारे साथ जितनी भी एमसीक्यू सीरीज आप ज्वाइन करेंगे आपको 101% उसी में आपका पेपर मिलेगा। फिर लास्ट में आपको फिर से एक बार कहता हूं, आपको क्या करना है कि आपको गूगल स्टोर पे वर्टिकल क्लासेस राइट करना है, वहां से आपको ऐप मिलेगी, उसको डाउनलोड करना है, क्योंकि हमारे जितने भी एमसीक्यू सीरीज आएंगे वो सारे इसी पे आएंगे। थैंक यू सो लॉट, हैव अ नाइस टाइम।